हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी ये वाली वीडियो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। पहले तो यार मुझे पता है ये वाली वीडियो मैक्सिमम वो लोग देख रहे होंगे जिनकी रिफ्यूज़ल आई हुई है। तो मेरी भी 2 रिफ्यूज़ल्स थी यार। 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद मेरा वीज़ा आया है। तो मैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी, है ना, कैसे मेरा वीज़ा आया और मैंने क्या क्या चेंजेस अपने में करा है, एजेंट ने क्या मिस्टेक करी थी, इस टाइम मैंने फ़ाइल कहाँ से लगवाई है और क्या क्या मैंने प्रोसीजर करा है। और जितना मुझसे हेल्प हो पाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एप्स नोट कैसे अप्लाई करने हैं, क्या है और कितना इसमें खर्चा लगा है पूरा का पूरा। तो वीडियो को देखना लास्ट तक। और आई विश कि इस वाली रिफ्यूज़ल के बाद अब आप लोगों का डायरेक्ट वीज़ा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने इंडिया में ग्रेजुएशन करी हुई थी। मैं 2020 पास आउट था। फेब में मैंने अपनी आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मार्च में मैंने अपनी आइल्स को दे दिया, मेरे बैंड भी आ गए थे। और उसके बाद जो है मैंने जून में अपना ऑफर लेटर अप्लाई करा, जुलाई में मेरा ऑफर लेटर आ गया और 9 सितंबर को मैंने अपनी फाइल लगाई और 3 नवंबर मतलब दिवाली से एक दिन पहले मेरी रिफ्यूज़ल आई थी। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था, इंडिया में मेरी ग्रेजुएशन थी, होटल मैनेजमेंट के अंदर मेरे 70+ परसेंटेज थे और नॉट लेसर देन 65 इन एनी सब्जेक्ट। और मेरी कोई भी बैकलॉग नहीं थी, बट स्टिल मेरा रिफ्यूज़ल आया। एसजीएस मेरा प्रोफाइल था। मैंने फंड में आईटीआर लगाई थी। 7 से 8 लाख रुपए पर एनम की एजुकेशन लोन लिया था, लेकिन लेटर नहीं लगाया था। लेकिन भाई लोगों, फिर जब मैंने अपनी एजेंट को कॉल करा तो मेरी एजेंट आईडीबी पटियाला से थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत सिंपली बोला कि वी विल रीअप्लाई। ये बहुत कॉमन रीज़न है, सबका आता है। मेरा रीज़न भी वही आया था जो सीरियसली सबका ही आता है कि यू विल नॉट लीव कैनेडा। बट मैंने उनसे बोला कि क्या मेरे को केप्स नोट अप्लाई करने चाहिए। तो शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं, केप्स मत अप्लाई करो, आपका जनवरी छूट जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस बार बढ़िया से एसओपी लिख के कर देंगे। लेकिन इस टाइम भी मैंने अपनी एसओपी खुद लिखी। फर्स्ट टाइम की एसओपी भी मैंने खुद ही लिखी थी। आईडीपी वाले जो एसओपी में ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, वो लोग या तो आप लोगों को बोलेंगे खुद से लिख के ले आओ, ये बोलेंगे कि आपको सैंपल सा दे देंगे, बोलेंगे इसमें से देख के लिख लो और हम लास्ट मोमेंट पे चेक कर देंगे। ये आईडीपी पटियाला का सीन है। और कहीं पे आईडीपी का क्या सीन है मुझे उसके बारे में प्रॉपर इन्फो नहीं है, बट मैक्सिमम जगह पे ऐसा ही होता है। मैंने 1-2 जगह से पूछा था। बट बिफोर अप्लाइंग फ्रॉम एनी एजेंट आस्क देम क्लियरली, है ना, कि आप हमें जीसी की दोगे या फिर आपका क्या क्या सीन है, उनसे क्लियर बात कर लो यार। क्योंकि आपने पैसा देना, उनको ऐसे मतलब बहुत अच्छे से मत ट्रीट करा करो कि हाँ भाई जैसे, है ना, अब हम अपने पेरेंट्स से गुस्से में बात कर लेते हैं लेकिन एजेंट को बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। और एजेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। एजेंट्स आर लाइक कि आपसे फर्स्ट डे में ऐसे बात करेंगे कि आपको लगेगा मेरे माँ बाप मेरी कदर नहीं करते, बट एजेंट मेरी कदर कर रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ राजे, ऐसे से आपको बोलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर वंस यू अप्लाइड विद देम आपको रिप्लाई नहीं आएंगे, या फिर आएंगे तो काफ़ी इरिटेटिव वे में वो रिप्लाई करते हैं। ठीक है, आईडीपी में तो खैर ऐसा कोई सॉर्टेड सीन था, आईडीपी वाले जीसी की दे देते हैं तो हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी फिर। और उसके बाद सेकेंडली मैंने जो अपना नेक्स्ट री अप्लाई है वो मैंने 3 नवंबर को मेरी फर्स्ट रिफ्यूज़ल आई थी। और मैंने जो अपना सेकंड री अप्लाई है वो मैंने 9 नवंबर को ही कर दिया था, मतलब 6 से 7 दिन के बीच में। और मैं 6 से 7 दिन भी इसलिए रुका था क्योंकि बीच में दिवाली और कुछ ऐसी छुट्टी आ गई थी। बहुत बहुत मुश्किल टाइम था सीरियसली फ्रेंड्स वो। आई नो कि आप लोगों की भी रिफ्यूज़ल आती है तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। टेलीग्राम ग्रुप्स में हम लोग बातें करते हैं तो सब यही बोलते हो जाएगा, चल कोई ना, री अप्लाई कर दे। लेकिन जिसकी आई हुई होती है सिर्फ उस बंदे को पता होता है कि लाइक कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। अगर तो आपके 5.5 हैं आप उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। आपके कोई सब्जेक्ट आपने इनरेलेवेंटली, आपको पता है मेरा कोर्स गलत है, तो उसको आप कवर अप कर सकते हो। लेकिन जब आपका सीन बिल्कुल सही हो, आपके सब्जेक्ट रिलेटिव हो, आपके परसेंटेज सही हो, आपके बैंड 6+ हो, आपने फंड लगा रखे हो, सब कुछ आपका सॉर्टेड हो और उसके बाद भी आपकी रिफ्यूज़ल आए, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड वाला टाइम पीरियड हो जाता है कि आपको नहीं पता होता वेयर आई एम रॉन्ग। तो उसके बाद मैंने अपने केप्स नोट अप्लाई करो। यहाँ पे केप्स नोट को लेकर मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ, भाई कर लेने चाहिए केप्स नोट अप्लाई। एजेंट से मत करवाओ, खुद से अप्लाई करो। मैं नीचे एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वाली वीडियो से आप देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई केप्स नोट। फिर भी मेरा इंस्टाग्राम नीचे, अगर किसी को और हेल्प चाहिए होती केप्स नोट को कैसे अप्लाई करना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प होगी, मैं कोई नहीं लेने वाला। आप लोगों को खुद अपने क्रेडिट कार्ड से सिर्फ $5 पे करने हैं और एक्चुअल फीस भी $5 है। बहुत सारे लोग 3000, 2000, 7000, 8000 पे कर देते हैं। हम डायरेक्ट आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाकर ही करेंगे, आप उस वीडियो के थ्रू जा सकते हो। और मेरी भी वीडियो बनाई हुई नहीं, किसी भाई ने बनाई है अपनी वीडियो, मैंने भी उस वीडियो को देख के ही करा था। तो 9 नवंबर को रिप्लाई करने के बाद नवंबर गया, दिसंबर गया, लाइक कि बहुत फ्रस्ट्रेशन में भगवान से डीले विले कर ली मैंने, है ना, जैसे सब लोग करते हैं। रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं कि कितना फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड हो जाता है। हम लोगों के स्टेटस देख रहे हैं, क्योंकि जब नवंबर में रिफ्यूज़ल आई तो दिसंबर में बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे थे उनके स्टेटस देखने, वो अपनी टेंशन अलग हो जाना। फिर जैन गया और फेब
15 को वैलेंटाइन डे के ठीक नेक्स्ट डे मेरी फिर से रिफ्यूज़ल आ गई, सेकंड रिफ्यूजली। दैट वाज वेरी हार्ट ब्रोकन टाइम पीरियड फॉर मी, लाइक कि बहुत ज़्यादा मैं टूट चुका था कि सेकंड रिफ्यूज़ल भी आ गई है, और उस टाइम तक मैंने ना कोई कॉलेज चेंज करा था ना कोर्स चेंज करा था, जस्ट SOP चेंज करके मैंने रीअप्लाई करा था, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब लगा कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, और लाइक आई वाज कम्प्लीटली ब्रोक, और बट लेकिन माय मदर एंड फादर सपोर्टेड मी अलॉट एट दैट मोमेंट। उन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करा। मेरे को तो ये था कि छोड़ देता हूँ अब, लेट्स मूव ऑन, कुछ और चीज़ करते हैं, क्योंकि पैसे तो चलो नहीं लगे थे उस टाइम तक, सिर्फ 10,000 ही एक्स्ट्रा लगे थे रीअप्लाई करने में, लेकिन उस टाइम तक मुझे मेरे माइंड में थॉट क्लियर हो चुका था, अब मैं रिफंड मंगवाऊंगा, पैसे कट के आएंगे, GIC मंगवाऊंगा तो ये कट के आने वाली है। लेकिन वहाँ पर भी एक और मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। एक मेरे फादर के फ्रेंड हैं, उनके बेटे यहाँ पे रहते हैं, फतेह भैया करके उनका नाम है। उन्होंने लाइक मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और इसमें मेरे कॉलेज का भी बहुत ज़्यादा थैंक्स है जहाँ से मेरी रिफ्यूज़ल आई थी, लाइक ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों को जब भी अपने कॉलेज से रिफंड वगैरह मंगवाना होता है और अपने प्लान कर ही लिया कि मैंने कॉलेज चेंज करना ही करना है, तो आप कॉलेज से बात करा करो, उनसे रिक्वेस्ट करा करो, क्या मैं ये वाले पैसे अपने किसी कैनेडियन फ्रेंड या कैनेडा ब्रदर सिस्टर के अकाउंट में मंगवा सकता हूँ, ताकि आप लोगों का करेंसी लॉस ना हो। वरना 10-20 हज़ार रुपये का करेंसी लॉस हो जाता है, और 10-20 हज़ार कॉलेज काट के भेज ही रहा होता है, तो आपका ये जो लॉस है 40-50 तक चले जाता है। क्योंकि अगर आपने रीअप्लाई करना है, अगर आपने रीअप्लाई नहीं करना है किसी और कॉलेज में, आप सीधा पैसे इंडिया ही वापस चाहते हो, तब तो अपने पास ही मंगवाओ पैसे। तो मैंने अपने कॉलेज से बात कर ली थी, और कॉलेज ने इस बात से एग्री भी हो गया था, जिसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड के अकाउंट में सारा का सारा पैसे मंगवा दिए। लेकिन आपको फ्रेंड ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो बाद में वो मुकर ही जाए। तो मैंने उनके अकाउंट में ये पैसे मंगवा दिए थे, और विद इन मेरी रिफ्यूज़ल के 15 दिन के बाद उनके अकाउंट में पैसे आ भी गए थे। उसके बाद जो है मैंने फिर से कॉलेज को ढूंढना स्टार्ट करा, और लाइक इस टाइम मैंने सोच लिया था कि इस बार ये लास्ट ही ट्राई होगा, ऑब्वियसली थर्ड ट्राई था मेरा। तो आई वाज नॉट गेटिंग कॉलेज, ठीक है। मैं बहुत सारे एजेंट्स के पास गया, ये वाला पार्ट वीडियो का बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ क्या होता है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम प्ले होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम प्ले करेंगे। आपको एजेंट्स देखने को मिलेंगे जिनकी वीडियो के नीचे लिखा होता है 2 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा, 3 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा, 4 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा। तो आपको लगने लगता है नहीं यार, दिस इज अ बेस्ट एजेंट, दिस इज अ बेस्ट एजेंट। बट यार बेस्ट और वर्स्ट कोई एजेंट नहीं होता है। सारा का सारा केस आपकी SOP पे, आपकी प्रोफाइल पे, आपने जो कोर्स चूज करा है उस पर डिपेंड होता है, और किसी पे भी डिपेंड नहीं होता। अगर आपका वीजा आ जाता है, वही एजेंट आपको कुर्सी पे बिठा के, आपके मम्मी के पापा के साथ बिठा के रुला देगा, आपके लिए गाना लगा के बापू तेरे करके, है ना। और लेकिन अगर आपका वीजा नहीं आया है, तो वो आपसे बात तक भी नहीं करेगा। यू आर रिफ्यूज्ड, यू कैन रीअप्लाई विद अस लिख के छोड़ देगा। तो दिस इज अ हार्श रियलिटी, इसको आप जितना जल्दी समझ जाओ ये ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ जब भी एजेंट को चुनो तो उस पर डिपेंड मत हो, अपने केस को खुद से एजेंट के एक स्टेप ऊपर रह के देखने की कोशिश करो, अगर आप एजेंट से अप्लाई करवा रहे हो। तो फ्रेंड्स 2 बार रिफ्यूज़ होने के बाद, बहुत सारी नॉलेज यहाँ वहाँ से इकट्ठी करने के बाद, और एक बात से आप लोग और एग्री करने वाले हो मेरी, कि एक रिफ्यूज़ल के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है एजेंट से। 2 रिफ्यूज़ल के बाद एजेंट से 4 गुना ज़्यादा नॉलेज आ जाती है एक स्टूडेंट के पास, क्योंकि वो बहुत बहुत जगह पे घूम चुका होता है। तो मैं भी जब 2 रिफ्यूज़ल आ गई थी, बहुत सारे एजेंट्स के पास घूमा। अब यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी, मुझे 1 ईयर का कोर्स मिल रहा था, जिसमें हालांकि मुझे पता था कि 1+1 3 ईयर मुझे मिल जाएगा वर्क परमिट, लेकिन मुझे उस पर जाना ही नहीं था। मुझे ऐसा था कि इंडिया से 2 का आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में फिर ऑफिशियल ड्रॉप मुझे मिल जाता, और मुझे था कोप वाला ले लूँ तो मेरी 4th सेमेस्टर की फीस समहाउ आई कैन सेव। तो ये वाली कैलकुलेशन लेके भी मैं अपने माइंड में चल रहा था, क्योंकि सबको अपने फंड्स का पता होता है। ऐसा भी नहीं कि अगर आपके फंड्स ज़्यादा तो आप सोचो मैं यूनिवर्सिटी चले जाऊँ, यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, ऐसा नहीं है यार। यूनिवर्सिटी के भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, तो ये भी एक बहुत मेरे को अजीब सा ही लॉजिक लगता है कि यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वीज़ा की श्योरिटी है, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो मे बी कुछ कोई लोग कहते हैं तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, इस वजह से कहते हैं, बट जितना मैंने देखा है। तो थर्ड टाइम पे मैं बहुत एजेंट्स के पास गया, लोगों ने मुझे नाइग्रा टोरंटो सजेस्ट करा, एंड थैंक गॉड कि मैंने अप्रैल के मंथ में नाइग्रा टोरंटो के लिए मना करा। और आप लोगों को पता ही होगा अभी पीछे नाइग्रा टोरंटो में क्या सीन हुआ था। उन लोगों ने बोला था कि 20 जुलाई तक अपना वीज़ा सबमिट करो, या पता नहीं कब तक सबमिट करो। उसके बाद मैंने सेल्क्रिक कॉलेज, जो आउटर एरिया में, कैसलगर में। अब आउटर एरिया में कॉलेज चुनने का डजन मीन कि मैंने आउटर एरिया में इसलिए चुना क्योंकि मेरी 2 रिफ्यूज़ल थी। मेरा फर्स्ट कॉलेज भी प्रिंस जॉर्ज में था, वो भी बहुत बहुत आउटर एरिया है, लेकिन वहाँ से भी मेरा एकदम फ्रेश केस में, SDS केस में रिफ्यूज़ल आई है। तो यहाँ पे एक मिथ, 2 मिथ मैंने आप लोगों को बस्ट कर दिए हैं, कि यूनिवर्सिटी वाला और एक ये आउटर एरिया वाला। ऐसा नहीं होता है यार मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मेरे साथ जब फर्स्ट रिफ्यूज़ल भी आउटर एरिया से आई थी, सेकेंड भी आउटर एरिया से आई, और थर्ड बार में वीज़ा भी आउटर एरिया से ही आया है।
तो इस टाइम पर जो थर्ड टाइम जब मैंने रीअप्लाई करा तो इसमें कोई एजेंट नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर मेरी लाइफ में एक बहुत ही लाइफ चेंजेबल एक पर्सन आए हैं, एक अंकल जी थे जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा, वो मुझे ऑनलाइन ही मिले थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, लाइक एसओपी प्रिपरेशन में फाइल कैसे लगानी चाहिए, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन करी है। लाइक उनके भी जो डॉटर है वो इसी कॉलेज में पढ़ने आने वाले थे, तो आपको पता है टेलीग्राम पे हम दोनों की मीटिंग हुई तो मैंने उनके साथ अपना केस शेयर करा है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी फाइल खुद अप्लाई करी थी। उन्होंने मुझे कहा कि प्रवीण आपको अपनी फाइल खुद अप्लाई करनी चाहिए इंस्टेंट ऑफ कि आप एजेंट्स के पास जाओ, क्योंकि एजेंट 10 बार चीज़ों को नहीं चेक करेगा, आप अपना खुद 10 बार चेक कर सकते हो। तो उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी इस चीज़ में। तो अब मैं मेन चीज़ की बात आप लोगों के साथ करने वाला हूँ कि यार इसमें ना देखो, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बिल्कुल हार नहीं माननी है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने यहाँ पे हार मान ली ना, गेम क्लोज हो जाने वाली है, मैटर क्लोज हो जाने वाला है। और उससे भी ऊपर एक चीज है, आपको एजेंट के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना, आपको अपने केस का चार्ज खुद से लेना है। देखो, आप इंडिया वापस आने वाले हो, इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो? 99% जनता तो यही लिख रही है, इंडिया में रोजगार है, मेरी फैमिली इंडिया में है, तो कुछ तो अलग लिखो ना वीजा ऑफिसर के लिए। अगर चलो मैं मानता हूँ कि आप बोलोगे आप इस क्या अलग लिखे, आप ही बता दो, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट्स मैंने भी लिखे ही थे कि हाँ भाई मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप अपने केस को कैसे प्रेजेंट उनके सामने कर रहे हो? कहीं आप ज़्यादा हाई फाई कैप तो नहीं लगा रहे हो? आपके I6 बैंड है। आपको एसओपी में अपनी एसओपी को अपने आप बनाने की कोशिश करो, अपनी नॉर्मल इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। आप क्यों कनाडा आ रहे हो? देखो, मोटे मोटे पॉइंट है, वाई कनाडा, वाई दैट कॉलेज, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। जो उसमें क्लाइंट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और उस पर ही आपको अपने क्लाइंट सेक्शन वाले पे ज़्यादा काम करना। अगर आपका क्लाइंट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखता है तो आपका वीज़ा 110% आने वाला है। मैं आने वाली वीडियो में अपनी एसओपी भी आप लोगों को पूरी की पूरी दिखाने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको एसओपी में डालने चाहिए। मैंने उसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करा था, उन अंकल ने ही वो चीज़ बना के दी थी, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क उस पर करा था। उसको बोलते हैं फंड वाइफरकेशंस। फंड वाइफरकेशन में यूजुअली उन्होंने उसमें क्या करा था, लाइक जो मैंने चीज़ पे भी कर दी उसको काफ़ी ज़्यादा स्मार्टनेस से ही मेरी जीआईसी को उन्होंने मेरे फंड में दिखा दिया। लाइक क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो आप लोग, मे बी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। जैसे उन्होंने लिखने में क्या लिखा कि 7 लाख रुपीज इन माई पेरेंट्स अकाउंट, ठीक है, 7 लाख साइड में आ गया, 6 लाख आई सबमिटेड टू द जीआईसी, कि मैंने 6 लाख इंडिया के मतलब कनाडा के $10,000 सबमिट कर दिए। तो उसको भी उन्होंने मेरे फंड में ही प्लस कर दिया, क्योंकि वो भी तो मेरा ही फंड हुआ ना। तो जैसे आप देखो, अभी 6 लाख जीआईसी हो गए, 7 लाख मेरे पेरेंट्स के अकाउंट में थे, तो 11 लाख तो ये हो गए, ठीक है। 3 लाख का जो मेरे को लोन मिलने वाला वो भी उन्होंने मेरा फंड ही काउंट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप 11 और 3 14 हो गए। फिर उन्होंने क्या करा, जो कि मेरे पापा के पीएफ अकाउंट में थे 9-10 लाख रुपए, उसको भी ऐड कर दिया। तो अभी आप ये सोचो 14 से 24 हो गया, और 6-7 लाख रुपए की एफडी जोड़ के सेविंग्स वगैरह में से उसको 30 लाख तक उन्होंने कर दिया, सोचो। और उसके बाद उसमें उन्होंने मेरी जो कॉलेज में मैंने फीस पे करी है उसको भी मतलब बढ़िया से बॉक्स बना के ऐड करके डाला उन्होंने, जिसके कारण मतलब एसओपी सबसे ज्यादा यूनिक लग रही थी। आई डोंट थिंक सो कोई भी एजेंट इतना ज्यादा करता है। तो ये चीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये चीज आप लोग बहुत प्लीज करना अपनी, ठीक है। एक तो ये वाली चीज मैंने थोड़ी सी अलग करी थी, और उसके बाद जो फर्स्ट टाइम केप्स नोट मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे क्या अप्लाई करने। फर्स्ट टाइम के केप्स नोट, सेकंड टाइम के केप्स नोट, दोनों को सामने रखा, और दोनों में जो जो पॉइंट उन्होंने मुझे मतलब बोला हुआ था उन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, उनको एक्सप्लेन करना है। लेकिन उसको एक्सप्लेन ऐसे नहीं करना है कि यार मेरी पहले रिफ्यूजल आई थी, आपने मुझे ये लिखा था यू विल नॉट लीव कैनेडा, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। नहीं यार, देखो, आप अपने केस को उनके सामने बिल्कुल एज अ फ्रेशर केस रखो। जब मैंने थर्ड टाइम रीअप्लाई करा था, मैंने एसओपी में बिल्कुल भी एक भी जगह पे ऐसा मेंशन नहीं करा था आई हैड प्रीवियर रिफ्यूजल, रीअप्लाइड केस, ओल्ड यूसीआई नंबर, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कनाडा गवर्नमेंट से कुछ झूठ बोल रहे हो, आपके ऊपर कोई फ्रॉड का केस पड़ने वाला है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम लोग वीजा अप्लाई करते हैं, जब हम उसमें कोई IME करके फॉर्म भरते हैं, तो उसमें ऑलरेडी ऑप्शन आता है कि हैव यू एवर रिफ्यूज्ड फ्रॉम कनाडा, तो आप उसमें येस डाल देना, तो इट मीन्स आपने भाई सच्चाई बोल दी उसके साथ। और एसओपी इज द प्लेस वेयर यू हैव टू शो योर पॉजिटिव पॉइंट। ये गलती मैंने सेकंड टाइम भी करी थी कि मैंने उसमें अपना लिख दिया था कि मेरा रिफ्यूजल आया हुआ है जी, मेरे को प्लीज वीजा दे दो, मैं टाइम पे छड़ दूंगा कनाडा, ये वो। प्लीज मत लिखो, क्योंकि मे भी आपका कोई नया वीजा ऑफिसर हो और उसने देखा ही नहीं कि आपकी प्रीवियस रिफ्यूजल और आपके केस को फ्रेश केस की तरह ट्रीट कर रहा है, तो क्या पता आपका वीजा आ जाए। तो ये मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए सुजेशन रहेगा या आइडिया रहेगा। मैंने यही, मेरे को लगता है जो बिग जो 2 चेंजेस थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, एक अब बाइफरकेशन वाला बताने जा रहा हूं, और एक ये वाला चेंज जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा चेंज है। बाकी सब देखो यार वही घिसी पिटी बातें थी कि वाई कनाडा, वाई ये अलाना फलाना, ठीक है।
तो प्लीज इस चीज को मत मेंशन करा करो, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता ही, आप उसमें लिख रहे हो कि आपने मुझे लिखा आप कनाडा नहीं छोड़ोगे, और मैं बता रहा हूँ मैं कनाडा छोड़ूंगा, तो उसमें कनाडा छोड़ूंगा में भी आपने कौन सा कोई अलग पॉइंट लिखा है? आप लिख तो वही वाला पॉइंट रहे हो ना जो आपने SOP 1 में भी लिखा ही था, मतलब जिस पुरानी SOP में आपकी रिफ्यूजल आई थी उसमें भी तो आपने ये वाला पॉइंट लिखा ही था ना कि मेरे मदर फादर इंडिया रहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इन 2 चीज़ों में काम करो। और दूसरा यार, हार मत मानो, वीज़ा आ जाता है। देखो मेरा भी 2 बार में बहुत ज़्यादा दिल टूटा था, मेरे पेरेंट्स का भी टूटा था, उन लोगों ने कभी मुझे हार नहीं मानने दी और सपोर्ट करते रहे, टूटे हुए वो भी थे। और प्लस वो अंकल जी ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा। मैं तो थैंक्स कह सकता हूँ भगवान का, जिन लोगों ने मुझे अच्छे लोग दिए हैं। और ऑब्वियसली आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रीअप्लाई करने का सोचो, इट मीन्स योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू इन रीअप्लाइंग। सो अपने केस का चार्ज लो, एजेंट के साथ बैठो, डिस्कस करो। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एजेंट को हटा दो, खुद से अप्लाई करो, बहुत कम लोग ही इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर अप्लाइंग बाय सम एजेंट्स, तो प्लीज़ उसके साथ बैठो, उसके साथ केस को डिस्कस करो। जब वो अप्लाई कर रहा है SOP को 3-4 बार पढ़ो। देखो कुछ नहीं होता, SOP प्रोफेशनल से बनवा ली, इससे बनवा ली, उससे बनवा ली, अपनी SOP आप खुद भी बना सकते हो। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनका ध्यान रखो। एक्सप्लेनेशन में देखो सबकी एक्सप्लेनेशन सेम ही जाती हैं कि पेरेंट्स हैं इंडिया में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। मैं पॉइंट्स को रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप कुछ यूनिकनेस कर सकते हो, बट वो आपकी यूनिकनेस कोई फेक यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस अगर आप लोग कोई कॉलेज चेंज वगैरह कर रहे हो तो प्लीज उसको भी SOP पे मेंशन मत करना, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं महान लोग होते हैं जो कि SOP में सोचते हैं कि मुझे हर एक चीज वीजा ऑफिसर को बतानी है ना। अपनी लुगाई थोड़ी है वो जो उसको हमें हर एक चीज बताते चलेंगे। उसको नहीं बताना है कि आपने कॉलेज चेंज करा, वो खुद देख लेगा भाई। आपने उसको, उसके पास आपका पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, UCI नंबर हमेशा सेम रहता है। तो UCI का मतलब ही होता है यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन या नंबर करके कुछ होता है। तो उसके पास ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है। अब उसने देखा तो भी ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है। आप उसको SOP में बता रहे हो पहले मैं हम्बर जा रहा था, अब मैं लैम्पटन जा रहा हूं, तो भाई जस्टिफाई तो करो। 1-2 महीने पहले तो तुम उसको बोल रहे हो, ठीक है। 2 महीने पहले आपने बोला कि लैम्पटन कॉलेज तो हम्बर कॉलेज तो सर बहुत अच्छा है, ये है वो है, बट आज आप कह रहे हो, आज आप हम्बर की तारीफ कर रहे हो एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज ऑफ कनाडा, हम्बर कॉलेज इज वेरी गुड या लैम्पटन कॉलेज इज वेरी गुड। तो प्लीज प्लीज ऐसा मत करो यार। और जब कोर्स वगैरह को भी चेंज करते हो तो कोर्स को भी, जो पिछला कोर्स है, अगर तो आपको लग रहा है वो आपकी बहुत ही बड़ी गलती थी वो वाला कोर्स लेना, तो उसको चेंज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार आपकी प्रोफाइल ठीक है लेकिन उस कॉलेज की वजह से रिफ्यूजल आ रहा है, तो प्लीज, है ना, आप जब कॉलेज चेंज कर लो, कोर्स को से मिलता जुलता हुआ रखो। जैसे मेरी जो फर्स्ट रिफ्यूजल आई थी वो पोस्ट होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म में आई थी, लेकिन जो वीज़ा आया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आया है। मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं वाली बात है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी मेरी बातें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी चली गई है, आई नो, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने दिल की बात आप लोगों से करी। आप लोगों को मैंने बताया क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए। तो आई होप गाइस कि ये वाली वीडियो ने ज़रूर आप लोगों की हेल्प करी होगी, आपके माइंड में थोड़े से थॉट्स क्लियर करे होंगे। मैं बहुत जल्दी SOP के ऊपर और केप्स नोट कैसे अप्लाई करने हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करो ना करो यार, पर प्लीज़ जितने भी लोगों के रिफ्यूज़ल उन लोगों को शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग, उनको क्या चीज़ सही करने की ज़रूरत है, ताकि वो भी एक दिन मेरी तरह कनाडा में बैठ के यहाँ पे व्लॉग बना सके किसी की बेसमेंट के अंदर।